हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, आज फिर से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सवाल बुक डिस्कस करेंगे। आज हमने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर 7 है, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट का सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज़ 5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ द करंट इज़ 1/300 सेकेंड, आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम जीरो एज। इस तरीके से आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है बच्चों। आइए देखते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा। आई आर एम एस इज इक्वल टू दिया है 5 एम्पियर, उसके बाद एन जो आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, एंड टी इज इक्वल टू दिया हुआ बच्चों 1/300 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ यहाँ पे देखें कि पीक वैल्यू यहाँ आई नोट लिखना आपका भूल गया है। आई नोट को बोलते हैं बच्चों पीक वैल्यू। फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पीक वैल्यू जो लिखा हुआ उसके पीछे होगा आई नॉट। ठीक है बच्चों, आई नॉट पीक वैल्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आई आर एम एस। इसको इस तरीके से समझें, अंडर रूट आई आर एम एस है ना, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आई आर एम एस। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट आई आर एम एस, तो एक चीज़ यहाँ पे समझें कि आई आर एम एस 5 एम्पियर आपका दे दिया है, वो यहाँ पे आप जब वैल्यू रखेंगे तो √2 × 5 हो जाएगा, जो कि 5√2 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको इस फॉर्मूला को रखना है, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू जो होता है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू होता है 2πn, और फ्रीक्वेंसी देखिए 50 दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे ये इन्होंने v से फ्रीक्वेंसी को ये रिप्रेजेंट कर दिया है, बट आप n से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका आई नॉट की वैल्यू जो था, आई नॉट की वैल्यू यहाँ ले लिया, और 2π क्या बोला हमने, 2π हमारा ओमेगा है। तो ओमेगा देखिए 2π, ये सारे वैल्यू रख दें, ओमेगा साइन ओमेगा टी में से ओमेगा हटा के, यानी ओमेगा की जगह लिखा 2πn, और टी बचेगा हमारा बच्चों। तो 2π यहाँ पे लिख दिया, और 50 हमारा क्या है, 50 हमारा दिया हुआ है देखिए 50 हर्ट्ज। यह है हमारा n की वैल्यू फ्रीक्वेंसी, और टाइम 1/300। तो इन तमाम को जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना, साइन 2π की वैल्यू रखते हुए, तो आपका आएगा 5√3/2 एम्पियर। ये आप एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, इतना आंसर आपका आएगा। तो आंसर हमारा होगा बच्चों ऑप्शन बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग करेंट जनरेटर हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस RG and internal reactance XG. It is used to supply power to passive load consisting of a resistance RG and a reactance XL. For the maximum power to be delivered from the generator to the load, the value of XL is equal to, एक चीज़ समझे बच्चों, यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है। तो फॉर द मैक्सिमम पावर डिलीवर, अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर की बात करेंगे तो टोटल रिएक्टेंस मस्ट बी जीरो होना चाहिए, मतलब टोटल रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी टोटल रिएक्टेंस बच्चों जीरो होना चाहिए। तो दो तरह का रिएक्टेंस दिया हुआ है, देखिए दो तरह के रिएक्टेंस दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि एक्सेल की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि टोटल रिएक्टेंस यानी एक्सेल प्लस एक्स जी, ये कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। तो अगर एक्स जी को उधर लेके जाएंगे तो एक्स जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्सएल इज इक्वल टू आएगा बच्चों माइनस एक्स जी। तो माइनस एक्स जी यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मेन, द मीटर शोज द स्टेडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। दिस मीन्स, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए बच्चों, अगर वोल्ट मीटर एसी से कनेक्ट हो तो वह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज को रीड करता है। इस बात को समझ लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर वोल्ट मीटर एसी से कनेक्ट हो तो वह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज को रीड करता है, और वह होता है मतलब इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, उसे हम लोग लिखते हैं बच्चों असल में अंडर रूट इस तरीके से लिखते हैं v²। अब यहाँ पे आपका जो आंसर है बच्चों, एक्चुअल में आंसर ये होगा, इन्होंने ब्रैकेट लिया हुआ है, हालांकि इस तरीके से हम दिखाते हैं एवरेज के, मीन की बात जो होती है। ठीक है बच्चों, तो आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज वेरी हाई, देन द कैपेसिटर विल टेंस टू बिकम शॉर्ट। ये एक चीज़ समझे बच्चों, यही आंसर होगा फर्स्ट। ये क्यों होगा ऐसा समझ लीजिए, देखिए
हम जानते हैं कि एफ जो होता है बच्चों, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। यानी एक चीज़ समझे कि अगर टाइम को हम घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना। एफ ज़्यादा होगा तो टाइम कम मिलेगा। अब जब टाइम कम मिलेगा बच्चों, अगर टाइम कम मिलेगा तो जो हमारा कैपेसिटर है वो कम चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, चार्ज होने के लिए जब कैपेसिटर चार्ज कम होगा तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि अ कैपेसिटर विल टेंस टू बिकम शॉर्ट, यानी कम हो गया, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो शॉर्ट हो जाए होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन आरएमएस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ एन एसी। देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट 2 भी होता है और 0.707 वी नॉट भी होता है। यानी कि आपका ऑप्शन होगा डी, बोथ सी एंड डी दोनों हो जाएगा बच्चों। एक चीज़ यहाँ पे देखें, आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया होगा कि ये भी रिलेशन होता है और इस रूट 2 से हट के अगर बात करें तो ये भी रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे रूट 2 के फॉर्म में दिया हुआ और यहाँ पे 7.07 के फॉर्म में दिया हुआ है वी नॉट। तो मतलब ये कि आंसर हमारा डी होगा, बोथ सी एंड डी दोनों हमारा, बोथ सी एंड नहीं बोथ, एक मिनट बच्चों, एक तो वी नॉट बाई रूट 2 हो गया और 7 पॉइंट, तो सी एंड डी नहीं लिखना चाहिए, इनको लिखना चाहिए बोथ बी एंड सी। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए एक वैल्यू हमारा तो ये हो जा रहा है वी नॉट बाई रूट 2 और एक वैल्यू हमारा हो जा रहा है वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा इनका मिस्टेक हुआ होगा प्रिंटिंग में। ठीक है, डी तो हमारा ऑप्शन ही है, तो बोथ सी एंड डी नहीं होगा, बोथ बी एंड सी होगा। वो चलते हैं आगे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस इन गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम बाय द साइनोसॉइडल करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी द सेम एज हीट प्रोड्यूस बाय स्टेडी करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। इसको एक चीज़ इसमें समझ ले बच्चों, है ना। ये देखिए हीट प्रोड्यूस बाय एसी जो होता है, हीट प्रोड्यूस बाय एसी वो हो जाता है आपका आई आर एम एस का स्क्वायर और ये हो जाता है आर, और हीट प्रोड्यूसर डीसी जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। तो ठीक है बच्चों, ये दोनों सेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ दिखाया है, इसमें आर नहीं लिया है। तो आर और आर जब सेम होगा तो ये इक्वल हो जाना, ये कट जाएगा और आई आर एम एस का स्क्वायर आई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आई आर एम एस यानी कि आई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आई आर एम एस के इक्वल हो जाएगा। और आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई रूट 2 या फिर 0.707 आई नॉट। तो इस तरह के जो ऑप्शन है हमारा वो है ए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू रेजिस्टिव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज। इसको थोड़ा सा समझे, हीट प्रोड्यूस बाय एसी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय डीसी होता है। ठीक है बच्चों, हीट प्रोड्यूस बाय एसी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय डीसी इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज इन फेज। अच्छा, इनका ये अपना स्टेटमेंट है, तो इस तरह से समझ लें आप। ठीक है, कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज। इसमें आपने लिखा, इन्होंने लिखा है इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज इन फेज। तो इस तरह से इसका ऑप्शन आप याद कर लेंगे कि करंट जो है इस कंडीशन में लीड करेगा, करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। तो ये देखिए पावर डिसिपेशन पहले होता क्या है वो समझ ले। पावर डिसिपेशन इज एक तरह से एनर्जी लॉस कहेंगे, कि पावर डिसिपेशन इज एनर्जी लॉस, ये एक तरह से डिफाइन किया जाता है इसे। ठीक है बच्चों, और इन अ रेजिस्टिव सर्किट जो फेज डिफरेंस होता है, यानी कि जो फाई वैल्यू होता है वो हो जाता है बच्चों 0 डिग्री। ये कब होता है, इन अ रेजिस्टिव सर्किट। और हम जानते हैं कि पावर जो होता है बच्चों वो हो जाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है बच्चों, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो एक चीज़ देखें, फाई इज इक्वल टू 0 यानी इतना क्या हो गया, कॉस इज इक्वल टू 0 और सॉरी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1 होता है। तो हमारा जो एक्चुअल पावर आ रहा है वो आ रहा है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
RMS, और ये हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो हमसे इसने डिसिपेशन मैक्सिमम पूछा है, यहाँ देखिए मैक्सिमम, तो कब होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। आंसर सी होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है बच्चों, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ही जो हमारा फाई होता है वो होता है 0 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि to reduce resonant frequency in LCR series circuit with a generator, देखिए रिड्यूस करना है बच्चों, किसको रिड्यूस करना है, रेजोनेंस है ना, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे बहुत सिंपली समझ लीजिए, ये हमारा होता है ये क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो कह रहा है कि इसे रिड्यूस करना है, तो एक चीज़ समझे, कैपेसिटेंस और एल है ना, सी और एल दोनों को आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक तरीके से, मतलब ये घटेगा या तो एल डिक्रीज करे या सी, सॉरी रेजोनेंट को घटाना है बच्चों, रेजोनेंट को घटाना है तो या तो एल को इंक्रीज करिए या फिर सी को इंक्रीज कीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, कि रेजोनेंट को क्या करना है, कम करना है, रेजोनेंट को बच्चों कम करना है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आइए देखते हैं, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जो फार्मूला है उससे ज़रा समझ लेते हैं बच्चों कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं जब सी को बढ़ा दें या एल को बढ़ा दें। तो सी कब बढ़ता है बच्चों, सी बढ़ता है जब ये सीरीज में हो, है ना, कैपेसिटर पैरेलल में हो, कैपेसिटर किसमें हो बच्चों, पैरेलल में हो। तो ये क्या होता है, मान लीजिए C1 पैरेलल C2 होता है, C1 पैरेलल C2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक कैपेसिटर हम पैरेलल में और ऐड कर देंगे तो ये हमारा कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगा, और कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो आंसर में देखिए, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, ये ऑप्शन बी हमारा होगा बच्चों। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ यहाँ पे समझ ले बच्चों कि जो ट्यूनिंग है ऑफ ये ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट डिपेंड अपॉन क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर का आप यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज़ समझ लें, क्वालिटी फैक्टर के फार्मूला है। तो इसमें देखिए ये आपका इसका आर की जो वैल्यू है बच्चों वो डिनोमिनेटर में है, सी डिनोमिनेटर में है, एल न्यूमरेटर में है। तो आर कम होना चाहिए, तो आर पहले चेक करें, देखिए आर सबसे कम सी का है। अच्छा, अब क्या सी कम होना चाहिए, तो कैपेसिटी सी की वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं ज़रा, सी का ही कम है, सी में ही कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है। और एल देखिए, एल ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी सी में ही ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी ही होगा बच्चों। मैं फिर से समझा देता हूँ कि नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है बच्चों वो कम होना चाहिए, तभी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, और ये ऊपर का न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो हमारी ट्यूनिंग बेटर होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सप्लाई इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट, ये क्या होगा, देखिए कह रहा है विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है AC का, इंक्रीज करने के साथ सप्लाई द इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट इंक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, तो डिक्रीज एट, देखिए डिक्रीज एट फर्स्ट बिकम मिनिमम एंड देन इंक्रीज। ये इस तरह के आपने ग्राफ पढ़ा होगा बच्चों, इस तरह के आपने ग्राफ LCR सर्किट में देखा होगा। इसमें क्या देखिए साफ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लिखा है कि द फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पिडेंस ग्राफ क्या बताता है कि सबसे पहले इम्पिडेंस जो है घटता है बच्चों, सबसे पहले इम्पिडेंस घटता है और फिर वो बढ़ने लगता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द इम्पिडेंस डिक्रीज एट फर्स्ट, पहले क्या होता है, घटता है, बिकम्स मिनिमम, फिर मिनिमम हो जाता है, एंड देन इंक्रीज, उसके बाद इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा ऑप्शन है बच्चों डी। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट विच इज गिवन बाय, देखिए क्यू फैक्टर का अभी अभी हमने बात करा था कि क्यू फैक्टर का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है 1/R L/C, पीछे भी हमने देखा था। तो ये हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, ये तो आपको खैर याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एट रेजोनेंस द इम्पिडेंस इन सीरीज LCR सर्किट। देखिए ये मिनिमम होता है बच्चों। होता क्या है कि इम्पिडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट के लिए XC और XL दोनों इक्वल हो जाते हैं, या जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, और इम्पिडेंस का फॉर्मूला ये है, तो ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ये कट जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये, यानी कि इम्पिडेंस Z जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज। अब इसमें एक चीज़ समझ लें बच्चों, एट रेजोनेंस LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के तरफ बिहेव करता है, इस चीज को समझिए। एट रेजोनेंस LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरफ बिहेव करता है, ठीक है बच्चों। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 1 होता है, याद रखिएगा। फिर से मैं कह देता हूँ, बता देता हूँ कि एट रेजोनेंस LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरफ बिहेव करता है, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 1 होता है। तो आंसर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आंसर बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हेन a capacitor C is charged to a certain potential and connected to an indicator L, then the frequency of energy oscillation in इज गिवन बाई। तो एक चीज़ समझे बच्चों कि ऑसिलेशन के लिए, है ना, ऑसिलेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फार्मूला होता है सीधा सीधा F इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो आंसर होगा बच्चों ये 1/2π√LC। ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं, हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों, द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर टू बी 24 वोल्ट व्हेन connected to a 12 watt light bulb, the value of the peak current is। आइए देखिए इसके लिए पीक करंट कैसे फाइंड किया जाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहीं पे कैलकुलेशन बेटर तरीके से दिया हुआ है। देखिए पावर एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी PS दे दिया 12 वॉट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर वोल्टेज आपका दिया हुआ है सेकेंडरी, है ना, 24 वोल्ट। तो IS जो सेकेंडरी का करंट निकालेंगे, ये P/V निकालेंगे, जो कि 0.5 एम्पियर आ गया। अब पीक वैल्यू की जो बात करते हैं बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सेकेंडरी, तो वो होता है I0 इज इक्वल टू IS/√2। I0 इज इक्वल टू IS√2, ठीक है बच्चों। और IS की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 IS कर लेंगे यहाँ पे 0.5√2। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी 1/2√2, ठीक है बच्चों। और 1/2 क्या होता है, 2 होता है ना, √2 इंटू √2। तो नीचे हम लिख सकते हैं, ये √2 ऊपर है हमारा बच्चों, ठीक है, ये √2 हमारा एक √2 ऊपर है ये वाला, और नीचे हम 2 की जगह लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है बच्चों। तो एक √2 हम काट देंगे तो एक बचेगा 1/√2। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 1/√2 एम्पियर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं 17 कह रहा है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन बच्चों, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने कि द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों होगा बी, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड एज। देखिए लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर जो होता है बच्चों वो एडी करंट को रिड्यूस करता है, और अगर जैसे एडी करंट को रिड्यूस करता है तो उससे लॉस से हम बच जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इम्प्रूव द रेशियो ऑफ द वोल्टेज द प्राइमरी सेकेंडरी द मे बी इंक्रीज, इट चेक रस्टिंग ऑफ द कोर मे बी, इट रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। हाँ देखिए बच्चों, जो एडी करंट से एनर्जी लॉस होगा उससे बचने के लिए हमें ऐसा करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा सी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बच्चों, इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ एन आर्मेचर इज डबल EMF जनरेटर इन द जनरेटर विल बी। ये भी डबल हो जाएगा। देखिए फार्मूला जो होता है ना बच्चों, फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ भी है। देखिए EMF जनरेटर होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा ही तो डबल हो रहा है यहाँ पे। देखिए क्या बोल रहा है, रोटेशनल वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला देखिए बच्चों ये डबल कर रहा है। तो अगर ये डबल होता है तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन डबल हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा हमारा बी 2 टाइम्स, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है बच्चों ट्रांसफार्मर में, याद रखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है ना। ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी। ओके बच्चों 21 कहता है कि
डैश इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये होता है बच्चों करंट, है ना, करंट इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, ओके आगे चलते हैं। देखिए द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई बिकॉज देर इज नो मूविंग पार्ट, आंसर ए ही होगा बच्चों के, आंसर ए। अब ये मैं समझा देता हूँ आपको, आंसर ए हमारा दिया हुआ ऑप्शन ए होगा। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ना एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है और मशीनों की तरह। अब जब मूविंग पार्ट नहीं होता है तो डैमेजेज के कम चांसेस होंगे, ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होंगे, इसलिए इसका इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगा, जो इफिशियंसी 95% से लेकर 98% तक होता है बच्चों। ये देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है 95 से लेकर 98%। और इफ़िशियंसी कहते हैं मतलब कितना ज़्यादा वर्क कर सकता है, कितना टाइम तक कितना ज़्यादा वर्क कर सकता है और कितना स्टेबल रह सकता है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी ज़्यादा इसलिए होती है कि उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 7 इस अल्टरनेटिंग करंट और उसका एमसीक्यू। अभी आप इसे स्टडी करें, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो भी हम चैप्टर या फिर असर्शन रीजन लेके आते हैं, मैं क्वेश्चन बच्चों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, जो मटेरियल आपका ये ओसवाल बुक है इसको करके आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। मुझसे जितना हो सकेगा बच्चों मैं आज कोशिश करके आपको अपलोड करूं, जब तक इसके साथ आप स्टडी करें। ओके बच्चों।